Hello dear student, welcome to my channel. In the continuation to the last class, today we will discuss about solid state. Okay. In previous class we discussed about states of matter. थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी थी, सॉलिड लिक्विड एंड गैस. उनका बेसिक क्लासिफिकेशन देखा था हमने कि किस बेसिस पे उनमें हमने मैटर को थ्री पार्ट में क्लासीफाई किया. अब वन बाय वन हम हर एक स्टेट को डिस्कस करेंगे. ओके. फर्स्ट स्टेट आती है आपकी सॉलिड स्टेट. ओके. तो सॉलिड स्टेट को हम डिफाइन किस तरह से करते हैं, एक्सप्लेन किस तरह से करते हैं. ए सॉलिड स्टेट पॉजेज ए फिक्स्ड वॉल्यूम एंड ए डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड डेफिनेट मास. कि जितने भी मैटर जिनका क्या है, फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है या एक डेफिनेट मास है, उन सारे मैटर्स को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड मैटर्स या सॉलिड स्टेट. ओके. क्या रीज़न है कि इनका जो फिक्स शेप होता है, वॉल्यूम होता है, बाउंड्रीज होती है या फिर मास होता है, डेफिनेट मास. तो वही रीज़न जो कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इनके जो बीच में जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है या जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होता है, काफ़ी हाई होता है. कि जो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो सबसे हाईएस्ट होता है. ठीक है. फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो इनके बीच में जो स्पेस जो होता है, पार्टिकल के बीच में स्पेस है वो भी क्या है, ज़ीरो के बराबर, कि कोई स्पेस नहीं होता है. ठीक है. स्पेस नहीं है तो इनको मूव करने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पाते, ओनली वाइब्रेट करते हैं अपनी पोजीशन पर. इन तीनों रीजंस की वजह से क्या होता है, इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, शेप होता है, साइज़ होता है. ठीक है. डेफिनेट मास होता है और बाउंड्रीज होती है. नेक्स्ट, सॉलिड आर रिजिड एंड ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल. ये जो सॉलिड जो होते हैं इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो रिजिड होती है. रिजिड मीन्स इस तरह से टफ स्ट्रक्चर होती है. कोई भी आप सॉलिड का एग्जांपल लें, टफ स्ट्रक्चर है, रिजिड है. अगर मैं इसको कंप्रेस करूँ, कि इस पर फोर्स अप्लाई करके इसको कंप्रेस करने की कोशिश करूँ, कि जैसे कि हम गैस को ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं, अगर मैं सॉलिड के ऊपर फोर्स लगाऊँ तो ये ईजिली कंप्रेस नहीं हो पाता. ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, कि ये बिल्कुल कंप्रेस नहीं होता. ठीक है. नेक्स्ट, कि जो आपके सॉलिड्स हैं, ठीक है, सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप. कि जो सॉलिड्स हैं उनके ऊपर फोर्स लगाएंगे शेप चेंज करने की. जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर फोर्स लगा के शेप चेंज करने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, इसका शेप तो चेंज नहीं होगा बट ये क्या हो जाएगा, ईजिली ब्रेक हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट, सॉलिड जनरली पॉजेज हाई डेंसिटीज़. कि जो सॉलिड्स जो होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, जनरली हाई होती है. तो माइंड में क्वेश्चन आता है अब ये डेंसिटी क्या है. ठीक है. वैसे आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो डेंसिटीज़ क्या है, बट फिर भी वापस डिफाइन करता हूँ. डेंसिटी क्या होता है आपका, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है. डेंसिटी को किस तरह से डिफाइन करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम. कि कोई भी मैटर, कोई भी ऑब्जेक्ट, उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम ही क्या होगा, उसकी डेंसिटी होगी. इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझेंगे. डेंसिटी क्या है आपका, कि फॉर एग्जांपल ये टू मार्कर्स है. इमेजिन कि ये मार्कर आपका वुड का है और ये आपका मार्कर क्या है, आयरन का है. अगर मैं दोनों को क्या करूँ, इन दोनों का वेट करूँ और मास मेज़र करूँ तो ऑब्वियस है मास किसका ज़्यादा आएगा, आयरन का. जबकि दोनों क्या है, सेम बने हुए, सेम सेम शेप है दोनों का. ठीक है. कि ये जो स्ट्रक्चर है दोनों की क्या है, सेम है, सेम मार्कर है. ठीक है. दैट मीन्स क्या है, दोनों का जो वॉल्यूम है वो क्या है, सेम है, बट इनका जो मास है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है. तो ये जो चेंज है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी से. डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. ओके. तो अब इसका मास ज़्यादा क्यों, आयरन का मास ज़्यादा क्यों आया एज़ कम्पेयर टू वुड. या हम इसको मैं प्लास्टिक का ही कंसीडर करूँ कि प्लास्टिक का मार्कर है, दूसरा ही आयरन का मार्कर है, तो दोनों में डिफरेंस क्यों आया मास के अंदर. तो रीज़न ये है कि इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर क्या है, कि ये जिस भी मटेरियल का बना है, मीन्स आपका क्या है, ये आयरन का बना है, तो आयरन के मॉलिक्यूल्स या आयरन के जो पार्टिकल्स है या एटम्स है वो क्या है, इसमें ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वुड. ओके. तो जो सॉलिड्स जो होते हैं जनरली उनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस. ओके. नेक्स्ट, इन सॉलिड्स इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर मोर स्ट्रॉन्ग. ऑब्वियस है कि जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो सॉलिड्स जो होते हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या होता है, मोर स्ट्रॉन्ग होता है. नेक्स्ट, solid generally do not exhibit diffusion but some example in solid which shows diffusion. कि जो डिफ्यूज़न जो हमने प्रोसेस देखा था, डिफ्यूज़न प्रोसेस क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू मटेरियल ऑफ
टू डिफरेंट मैटर कि दो डिफरेंट मैटर के दो मटेरियल्स हैं, वो जिनका आपस में क्या होना, इंटरमिक्सिंग होना ही क्या होता है आपका डिफ्यूज़न होता है। ठीक है, जनरली सॉलिड्स में डिफ्यूज़न नहीं होता है, बट कुछ एग्जांपल्स हमारे पास ऐसे भी हैं जिसमें सॉलिड के अंदर डिफ्यूज़न को देखा जाता है, कि जो कि हम आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे डिफ्यूज़न के, कि सॉलिड में डिफ्यूज़न किस तरह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज़ वेरी लेस एंड सो solids have an orderly arrangement of the particles, therefore solids have a fixed shape and volume। कि जो मैंने आपको जैसे बताया था कि आपके जो सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या होती है, बिल्कुल लेस होती है। इसी वजह से क्या होता है कि एक ऑर्डर के अंदर वो सारे के सारे क्या होते हैं, अरेंज होते हैं पार्टिकल्स, इसी वजह से इनका क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप होता है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे, या ठीक है, कि जिसमें हमें थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि सॉलिड के केस में ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो उसका कुछ एक्सप्लेनेशन है कि जैसे कि रबर है, जैसे रबर बैंड जो होता है आपका, या नॉर्मली जो रबर है, ठीक है, वो क्या होता है, उसे हम सॉलिड की कैटेगरी में रखते हैं। क्यों? ए रबर बैंड इज़ कॉल्ड एज सॉलिड बिकॉज ऑल्दो इट इज़ अंडरगो ए चेंज इन शेप ऑन स्ट्रेचिंग, yet it regains the same shape when the force is removed। कि रबर को हम सॉलिड की कैटेगरी में रखते हैं, जबकि क्या होता है, इसका शेप चेंज इजीली हो जाता है। ठीक है, बट इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और होती है कि जिस रीज़न की वजह से इसका शेप चेंज हुआ था, मीन्स कि फोर्स अप्लाई करने की वजह से रबर का शेप चेंज हुआ था, बट वापस जैसे ही फोर्स को रिमूव करते हैं ये अपना शेप को रीगेन कर लेता है। इसी रीज़न से रबर को हम सॉलिड की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट, कि सॉलिड के अंदर डिफ्यूज़न के एग्जांपल्स क्या होंगे, तो जनरली इसका एग्जांपल है कि ब्लैक बोर्ड एंड चॉक जो है, ये सॉलिड के अंदर डिफ्यूज़न का एक अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, कि कभी कभी हम देखते हैं कि अभी तो वाइट बोर्ड और मार्कर यूज़ में लिए जाते हैं, कि उसमें भी हम डिफ्यूज़न को ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट डिफ्यूज़न का जो अच्छा एग्जांपल है वो था ब्लैक बोर्ड और चॉक का एग्जांपल। ठीक है, कि चॉक से हम वाइट ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख दें और 15 to 20 डेज़ या उससे ज़्यादा दिन के लिए हम क्या करें, उसे विदाउट इरेज करे हुए उसे हम वहीं रहने दें, तो थोड़े टाइम बाद हम जब वापस 15 डेज़ या 20 डेज़ या 30 डेज़ के बाद जब हम उसे इरेज करने की कोशिश करते हैं तो वो ईजिली इरेज नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो चॉक के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए हैं, ब्लैक बोर्ड के अंदर डिफ्यूज़ हो गए हैं, तो अब वो क्या है, रिमूव होने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सिमिलरली वाइट बोर्ड पे जब हम मार्कर से लिख देते हैं, ब्लैक मार्कर से या ब्लू मार्कर से लिख दिया, देन उसके बाद में हम उसको 2 डेज़ 3 डेज़ या 4 डेज़ तक इरेज़ नहीं करते हैं, और वापस जब उसे इरेज़ करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ इरेज़ करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे जो पार्टिकल्स जो हैं मार्कर के, वो क्या हो जाते हैं, उसके अंदर डिफ्यूज़, इंक के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, वहाँ पर डिफ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल है कि कभी कभी हम टू मेटल के जो ब्लॉक्स हैं उन्हें क्या करते हैं, टाइटली एक दूसरे के पास रख देते हैं, और कुछ टाइम तक हमें, कि कुछ दिनों तक हम उसे बिना डिस्टर्ब किए ऐसा का ऐसा रहने दें, और जब थोड़े टाइम बाद जब हम उनको हटाते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक मेटल के पार्टिकल्स दूसरे मेटल ब्लॉक के अंदर डिफ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक, जैसे तो एग्जांपल्स क्या हैं, इफ़ वी राइट समथिंग विथ चॉक ऑन ए ब्लैक बोर्ड एंड लीव इट as such for a few days, it becomes difficult to clean. This is due to diffusion of chalk particle into the surface of blackboard। okay, एक और एग्जांपल है इसका, if two metal blocks are bound tightly together and left undisturbed, ठीक है, for a long time, it is observed that some particles of one metal diffuse into the surface of the other metal। ओके, तो ये थोड़ा जनरल डिस्कशन था आपका सॉलिड स्टेट से रिलेटेड। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।